हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं चंद्र क्लासा। अपन बात करें राजस्थान के नवीनतम जिले के बारे में, जो जिले का नाम है क्या है, नीम का थाना। नहीं, नीम का थाना जिले के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी नवीनतम जिले की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए और एग्जाम की वो तैयारी कर सके, जैसे बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी जैसे एग्जाम की तैयारी कर सके, है ना। इसके साथ अपन शुरुआत करेंगे कि नीम का थाने की जानकारी अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नीम राजस्थान का नवीनतम जिला है ना, नीम का थाना। तो जो जिला बना है, जो नीम का थाना जो जिला बना है, वो किस जिले से अलग हुआ। सबसे पहले बात करेंगे कि जो नीम का थाना जो जिला बना है, जिले का नाम है जिला नीम का थाना, यानी कि क्या है, नीम का थाना। तो ये किस जिले से अलग हुआ, यानी कि जो किस जिले से अलग हुआ उस जिले की अपन बात करेंगे। तो ये जिले से हुआ सीकर झुंझुनू से अलग हुआ, यानी कि सीकर और झुंझुनू से अलग हुआ, यानी कि सीकर और झुंझुनू से अलग हुआ। मतलब बात करते हैं अपन सेकंड नंबर पर बात करेंगे, सीकर और झुंझुनू से अलग हुआ। वो बात तो कंप्लीट अपने को समझ में आ गई। अब बात करते हैं ये जो नीम का जो थाना है, इसको किस संभाग में रखा है, यानी कि इस संभाग में इसको रखा गया है। अभी वर्तमान में किस संभाग में इसको रखा गया है, और ये पहले किस से टूटकर अलग हुआ थी, अपनी जानकारी के लिए, सीकर और झुंझुनू से अलग हुआ। अब ये किस संभाग में इसको रखा गया है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये किस संभाग में रखा गया है, इसको रखा गया है सीकर संभाग में, जिसको सीकर संभाग में रखा गया है। अब बात करते हैं कि इस जिले का, यानी कि जो नीम का थाना जो जिला बना है, इसके पड़ोसी जिले कितने हैं, यानी कि पड़ोसी जिले कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस जिले के साथ सीमा बनाता है। सबसे पहले बनाता है कि झुंझुनू के साथ बनाता है। किसके साथ? झुंझुनू के साथ सीमा बनाता है। सेकंड नंबर बनाता है सीकर के साथ। किसके साथ? सीकर के साथ भी सीमा बनाता है। उसके बाद बनाता है जयपुर ग्रामीण के साथ भी बनाता है, जो नवीनतम जिला है, ये नवीनतम जिला है। उसके बाद सेकंड बताता है कोटपुतली बहरोड के साथ भी सीमा बनाता है। तो टोटल कितने जिले के साथ सीमा बनाता है? तो 4 जिलों के साथ बनाता है। कितने? 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा जिला? नीम का थाना 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और 4 जिलों का नाम क्या है? झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड, 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो इसमें से 2 जिले नवीनतम जिले। कितने? 2 जिले नवीनतम जिले, जयपुर ग्रामीण नवीनतम जिला और कोटपुतली बहरोड नवीनतम जिला। बाकी ये पुराने जिले झुंझुनू और सीकर, ओके, इनसे सिर्फ भाग लिया गया, छोटा-छोटा क्षेत्र लिया गया। बाकी ये पुराने ही जिले हैं। इनको भी पढ़ेंगे एक बार, बाद में पढ़ेंगे, सीरीज वाइज चल रही है अपने, उसके आधार पे इनको पढ़ेंगे। अब अपने को बात ये कंप्लीट हो गई कि राजस्थान का नवीनतम जिला नीम का थाना है, यानी कि राजस्थान का नवीनतम जिला नीम का थाना है ना। तो वो जो बना है उसके 4 जिले पड़ोसी लगते हैं। अब राज्य कितने लगते हैं उसके ऊपर भी अपने को बात करनी है। तो राज्य कितने लगते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो राज्य लगता है सिर्फ एक। क्या? सिर्फ एक राज्य लगता है। नीम का थाना सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, वो है हरियाणा, है ना। हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। सेकंड नंबर बात करेंगे अपन, 1 मिनट को, इसको पेन को ले लेते हैं। सेकंड नंबर बात करेंगे अपन कि जो झुंझुनू, सीकर और जयपुर ग्रामीण, ये 4 जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं। कहां से बनाते हैं? तो आपको बताऊंगा कि झुंझुनू यहां से बनाता है। देखो, ये यहां से जो क्षेत्र यहाँ का आ रहा है, वो झुंझुनू से सीमा बनाता है। उसके बाद ये यहाँ से जो क्षेत्र आ रहा है यहाँ तक यो सीकर बनाता है। उसके बाद जयपुर ग्रामीण यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ तक कोटपुतली बहरोड, यहाँ से पूरा क्षेत्र ये इसके साथ सीमा बनाता है। उसके बाद जो राज्य आ जाता है वो हरियाणा राज्य आ जाता है। तो हरियाणा राज्य यहाँ से यहाँ सीमा बनाता है। अब बात करते हैं कि जो नीम का जो थाना बना है, उसमें उपखंड कितने और तहसील कितने? उपखंड कितने और तहसील कितनी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो उपखंड कितने और तहसील कितने? तो उपखंड है 4। कितने? 4 उपखंड है और 5 तहसील है, यानी कि 4 उपखंड और 5 तहसील है। तो 4 उपखंड कौन से और तहसील कौन से उसके ऊपर बात करेंगे। तो उपखंड सबसे पहले आ गया कि खेतड़ी उपखंड आ गया ना, खेतड़ी उपखंड आ गया। उसके बाद करें नीम का थाना उपखंड आ गया, और पाटन आ गया कि ये आ गया उपखंड। उसके बाद श्री माधवपुर उपखंड आ गया इसमें, और उसमें अब रहा कौन सा? उदयपुर भाटी, यानी कि उदयपुर भाटी रह गया। तो ये क्या है कि एक जो खेतड़ी उपखंड है उसमें 2 तहसील शामिल है। कौन सी? उदयपुर भाटी और खेतड़ी, ठीक है। 5 तहसील और 4 उपखंड है। बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक आपको वीडियो व्यवस्थित समझ में आ गया। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे वो आपके तक आ जाएगा और दोस्तों को भी आपको हेल्प हो जाएगी। यानी कि इस वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ओके। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर बात करेंगे कि
अब क्या उपखंड से, इस उपखंड से क्या इतिहास से किया, इतिहास की दृष्टि से, कला संस्कृति की दृष्टि से क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं उसके ऊपर अपन बात करें। तो खेतड़ी से, नहीं खेतड़ी जिले से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठते हैं उसके बाद खेतड़ी या उपखंड, सॉरी जिला नहीं। तो इससे क्या है कि सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि सुनारी सभ्यता यहाँ पर स्थापित है, यहाँ पर सुनारी सभ्यता है, यानी कहां पर, खेतड़ी उपखंड में। एक मिनट मैं पेन ले लेता हूं, पेन चलने रहा है इस कारण से। अब बात करते हैं कि खेतड़ी जो उपखंड है उसमें क्या महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर सुनारी सभ्यता है, कहां पर है, सुनारी सभ्यता कहां पर है, खेतड़ी में। और इस सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था, उसका इस सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था, 1980 से 1981 के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 1980 से 1981 के मध्य इस सभ्यता का उत्खनन हुआ था। और ये किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, ये नदी है, नदी काटली नदी के किनारे, क्या काटली नदी के किनारे। अब बात करते हैं सेकंड, उदयपुर वाटी क्या है, उदयपुर वाटी क्या सिस्टम है। तो उदयपुर वाटी का सिस्टम है कि उदयपुर वाटी से क्या क्वेश्चन उठता है उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो उदयपुर वाटी से माता जी का मंदिर आता है ना, कि माता देवी का मंदिर आता है, साकबरी माता का मंदिर आता है, साकबरी माता का मंदिर आता है। और ये माता का मंदिर, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं उठा है, ऐसे बहुत प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण किसने करवाया, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने करवाया, वासुदेव चौहान ने करवाया। और इसके साथ ही जो ये माता है, ये माता चौहानों की कुलदेवी है, क्या है, चौहानों की कुलदेवी है ना, चौहानों की कुलदेवी है। उसके बाद बात करेंगे सेकंड नंबर, बात करें नीम का थाना। नीम का थाने से क्या क्वेश्चन उठता है, नीम का थाना जो उपखंड है उससे क्या क्वेश्चन उठता है उसके बारे में बात करेंगे। तो नीम का थाने से गरुड़ा सभ्यता कहां पर है, नीम के थाने में गरुड़ा सभ्यता यहाँ पर स्थापित हुआ है, गरुड़ा सभ्यता यहाँ पर विकसित हुआ है, गरुड़ा सभ्यता यहाँ पर है। तो उसके बाद यहाँ से साथ में एक और है कि गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता भी इसमें है। तो गणेश्वर सभ्यता क्या है, सबसे पहले तो गणेश्वर सभ्यता ताम्रवीन युग सभ्यता है। ये ताम्रवीन युग सभ्यता की जननी इसको कहा जाता है, किस सभ्यता को कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कब किया और किसने किया। तो उत्खनन किया था 1977 में। कब किया था, 1977 में इसका उत्खनन किया था, कब किया था, 1977 में। और किसने किया था, आर.सी. अग्रवाल ने किया था, आर.सी. अग्रवाल ने किया था। इसका शॉर्ट नाम क्या है, आर.सी. अग्रवाल, और इसका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। ओके, ये आपको बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं माधवपुरा का क्या है, माधुपुरा का क्या है। तो माधुपुरा में क्या है, पंचारी हवेली यहाँ पर स्थापित है, क्या है, पंचारी हवेली यहाँ पर बनी हुई है, नहीं पंचारी हवेली यहाँ पर बनी हुई है। और इसमें माधवपुर पे ज्यादा कोई इंपोर्टेंस नहीं। अब आता है पाटन, क्या था, पाटन। अब आपको याद हो गया होगा कि पाटन का युद्ध आपको याद हो गया, नहीं, इससे पाटन का नाम सुन के आपको अगर पहले पढ़े होंगे तो पाटन का एक युद्ध आता है, तो कब हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो ये युद्ध हुआ था 20 जून 1990 को हुआ था, 20 जून 1990 को हुआ था। और किस के मध्य हुआ था, ये हुआ था महादन सिंधिया और राजपूतों के शासकों के बीच में हुआ था, नहीं। और इसमें विजय कौन हुआ था, अभी तक इसमें कोई पता नहीं चला है, सिर्फ कहा है कब हुआ और किस के मध्य हुआ था। महादन सिंधिया और राजपूतों के शासकों के बीच में हुआ था, ये हुआ था 20 जून 1990 में हुआ था। अलीमपुर, मैंने कहा अलीमपुर इसका पुराना है। अब बात करते हैं सेकंड नाम क्या है, सेकंड नंबर आगे बढ़ते हैं। तो अब इस जिले का क्षेत्रफल कितना है, और जनसंख्या कितनी है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो इस जिले का क्षेत्रफल की अपन बात करेंगे, क्षेत्रफल के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या की बात करेंगे। तो इस जिले की जनसंख्या क्या है, यानी इस जिले की जनसंख्या क्या है। तो इस जिले की जनसंख्या है 13 लाख, यानी कि 13,28,573 इसकी जनसंख्या है। कितनी, 13,28,573 इसकी जनसंख्या है। अब बात करें क्षेत्रफल पर बात करेंगे। तो क्षेत्रफल कितना है इसका, इस जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो इस जिले का क्षेत्रफल है 1016 हेक्टेयर, 1016 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और अब बात करेंगे कि इस जिले में बहने वाली नदी कौन सी है। तो इस जिले में बहने वाली नदी है काटली नदी, यानी काटली नदी। उसके बाद बात करेंगे कि इस जिले का सबसे प्रथम कलेक्टर कौन था। तो इस जिले का सबसे पहला प्रथम कलेक्टर कौन था, श्रीमती बारजन कौन था, श्रीमती बारजन देवी था इसका श्रीमा। और उसके बाद यहाँ का एसपी कौन था, सबसे पहले इस जिले का जो जिला बना उसके बाद सबसे पहला
प्रथम एचपी कौन था, सुप्रीम पुलिस कौन था, तो इसका श्रीमान अनिल बेनीवाल था। कौन था, श्रीमान अनिल बेनीवाल। उसके बाद बात करें सेकंड नंबर बात करेंगे कि जो जिला गठित हुआ है ये किस समिति के आधार पर हुआ था, किस समिति के आधार पर इस जिले का गठन हुआ था, तो ये हुआ था समिति का राम लुबाया समिति, यानी कि राम लुबाया समिति के आधार पर इसका गठन हुआ था। अब बात करते हैं किसको, इस जिले को घोषित कब किया था, इस जिले को घोषित कब किया गया था, तो इस जिले को घोषित किया था 17 मार्च 2023 को, यानी 2023 को इसको घोषित किया था। और ये वर्तमान की संभाग में आता है, इस संभाग में आता है, सीकर संभाग में आता है। कहां, सीकर संभाग में आता है। अब बात करते हैं इसका उद्घाटन कब किया, यानी कि घोषित तो किया 17 मार्च 2023 को किया, और इसका उद्घाटन कब किया या स्थापना कब की, तो इसका किया था 7 अगस्त 2023 को। कब किया, 7 अगस्त 2023 को इसका उद्घाटन किया था। अब बात करते हैं कि इसके साथ ही छोटे बड़े मंदिर आते हैं कि प्रसिद्ध भी है, ज्यादा भी इसका खास की बात है पर प्रसिद्ध है। यहाँ का नरसिम्हा माता का मंदिर आता है, उसके बाद है जानकी नाथ जी का मंदिर आता है, उसके बाद है गोपाल जी देवता का मंदिर आता है, उसके बाद राधा वल्लभ जी का मंदिर ये जिले में आता है। गणेश्वर सभ्यता, किसके बारे में बात करें, गणेश्वर सभ्यता के अपन बात करेंगे, यानी गणेश्वर सभ्यता की पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि नीम के थाने में एक महत्वपूर्ण स्थल के बारे में आया था, वो गणेश्वर सभ्यता रहती है ना, तो उसके बारे में अपन पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे ना इसको। अब बात करते हैं अपन गणेश्वर सभ्यता के बारे में, गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता से क्या औजारें प्राप्त हुए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या गणेश्वर सभ्यता में ताम्रपाषाण काल के औजार प्राप्त हुए थे, किससे, ताम्रपाषाण काल के औजार प्राप्त हुए थे। क्या ताम्रपाषाण काल के औजार प्राप्त हुए थे, कहां पर हुए थे, ये नीम के वर्तमान में गणेश्वर सभ्यता कहां पर आती है, आती है अपने नीम का थाना जिले में आती है ना। तो इसमें गणेश्वर सभ्यता में क्या क्या वहां पर औजार प्राप्त हुए थे, तो वहां पर हुए थे ताम्रपाषाण काल के औजार प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं सेकंड पर बात करेंगे कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह काटली नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है, काटली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी सभ्यता की बात करें अपन, क्या कि गणेश्वर सभ्यता के बारे में अपन बात करें। सेकंड नंबर बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता, और आगे क्या है, तो गणेश्वर सभ्यता पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का मानी जाती है, यानी कि पूर्व में हड़प्पा यानी पूर्व हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। इसको किसको, गणेश्वर सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को पूर्व में माना जाता था, इसको अभी माना जाता है। अब बात करें गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य कब हुआ और किसने किया उसके बारे में बात करें, तो उसका कार्य उत्खनन कार्य किया था 1977 में, 1977 में किया था। कब किया था, 1977 में किया था। किसने किया, आरसी अग्रवाल ने किया था। किसे, आरसी अग्रवाल ने, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन कार्य किया था, और इसको प्रकाशित करने का श्रेय भी किसको जाता है, आरसी अग्रवाल को, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल को ही जाता है। अब सेकंड नंबर बात करें कि इस सेकंड नंबर बात करेंगे अपन की इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। किस सभ्यता को कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता। और वर्तमान में किस जगह है गणेश्वर सभ्यता, ये वर्तमान में नीम का थाने जिले में है। अब बात करें कि इस जिले में इस सभ्यता में उत्खनन के दौरान बहुत सारे हथियार भी प्राप्त हुए थे, यानी कि बहुत सारे हथियार भी प्राप्त हुए थे। तो कौन कौन से हथियार, जैसे कि आपको तीर भाले हुए थे, कुल्हाड़ी हुई थी और तिल बाड़े ऐसे हथियार प्राप्त हुए थे। अब बात करें सेकंड, ये गणेश्वर सभ्यता की अपनी पूरी जानकारी लेने, इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठने की संभावना है कि गणेश्वर सभ्यता में पाषाण काल के क्या औजार वहां पर मिले थे या नहीं मिले थे, वहां पर मिले थे, क्या ताम्र पाषाण काल के मिले थे। और गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे है, तो काटली नदी के किनारे स्थित है। अब और गणेश्वर सभ्यता को पूर्व में किस सभ्यता से इसको सेम यानी कि समान माना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता के समान माना जाता है। और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया, तो इसने किया था आरसी अग्रवाल ने किया था। और कब किया था, 1977 में इसका उत्खनन कार्य किया था। और गणेश्वर सभ्यता को और क्या कहा जाता है, तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी इसको गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि इस सभ्यता में उत्खनन के दौरान इसमें बहुत सारे हथियार भी मिले थे, और हथियारों के नाम है तीर भाले, कुल्हाड़ी जैसे हथियार मिले थे। अब बात करें खेतड़ी भी आती है, खेतड़ी उपखंड आता है, और खेतड़ी भी काफी महत्वपूर्ण है। खेतड़ी एक महल स्थित है और खेतड़ी में महल स्थित है। अब बात करें कि खेतड़ी में क्या है, तो खेतड़ी जो उपखंड है यानी कि जो वहां का क्षेत्र है, तो वहां पे क्या महत्वपूर्ण स्थल है, तो खेतड़ी में स्थित एक
महत्वपूर्ण एक जानकारी होती है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और अब बात करें कि खेतड़ी में किस कंपनी की स्थापना हुई, तो क्या हुई थी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई। ओके, तो कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1967 में हुई थी, या 1967 में हुई थी। आपको याद रखना है कि खेतड़ी जो उपखंड है उसमें हिंदुस्तान की एक कंपनी की स्थापना हुई थी, और कब हुई और उस कंपनी का नाम क्या है, तो क्या आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी, और कब हुई थी, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। सेकंड नंबर बात करें कि पन्नालाल शाह का तालाब कहां पर स्थित है, पन्नालाल शाह का तालाब है वहां पर एक खेतड़ी जिले में, तो कहां पर स्थित है, खेतड़ी जिले में स्थित है। अब बात करें जोगीदास की छतरी यानी कि जोगीदास की छतरी कहां पर स्थित है, तो ये है उदयपुर वाटी में, यानी उदयपुर वाटी यानी कि उदयपुर वहां का एक उपखंड और तहसील भी है। कहां पर है, नीम का थाने की बात करें अपन, है ना, नीम के थाने की बात करें। उसके बाद बात करेंगे कि रामकृष्ण मिशन मठ कहां पर स्थित है, यानी कि रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापित कहां पर स्थापित है, तो ये खेतड़ी जिले में है, खेतड़ी उपखंड में ही है, जो नीम का उपखंड है, नीम का थाने का उपखंड है। और यहाँ पर एक और क्या है, मनसा माता का मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है, और मनसा माता भी यहाँ पर स्थापित है। कहां पर है, उदयपुर वाटी में, कहां पर है, उदयपुर वाटी में। अब सेकंड नंबर बात करें कि अजित सिंह बांध कहां पर स्थापित है, तो ये कहां पर स्थापित है या कहां पर है स्थित है, तो खेतड़ी उपखंड में स्थित है, खेतड़ी उपखंड की बात करें आप। और अब बात करें शेखावटी का हवामान किससे कहा जाता है, शेखावटी यानी कि क्या है, शेखावटी का हवामान किसको यानी कि राजस्थान का हवामान किसे कहा जाता है, तो शेखावटी का हवामान किसे कहा जाता है, खेतड़ी महल को कहा जाता है। किसको, खेतड़ी महल को कहा जाता है, शेखावटी का महल, शेखावटी का हवामान किसको कहा जाता है, तो खेतड़ी महल को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सेकंड लास्ट अपने पर लास्ट पॉइंट है कि आधुनिक भारत की ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता है, या किसको कहलाते हैं, या किसको कहा जाता है, तो खेतड़ी शहर को ही कहा जाता है। ये आपके सामने मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स के जरिए आपको इसको पढ़ाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करेंगे, और अपना ये डिस्ट्रिक्ट यानी जिला भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपन वीडियो में नेक्स्ट जिले में अपन बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और आप खुद सब्सक्राइब कर दें, और ये अपनी पूरी